ऐसी कोई मंजिल नहीं जिसका कोई रास्ता ना हो। ठीक इसी तरीके से ऐसा कोई न्यूमेरिकल नहीं जिसका कोई सोल्यूशन ना हो। तो आज हम कुछ न्यूमेरिकल करने वाले हैं, इसके थ्रू हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट सीखेंगे, डिफरेंट स्किल सीखेंगे जो आगे आज, और ये सारे जो क्वेश्चन आज लिए हैं ये बढ़िया एडवांस लेवल के हैं। तो देखते हैं कि क्वेश्चन उठाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने लिया, उस क्वेश्चन को देखो। इसमें 3 प्लेट्स हैं, एक प्लेट पे चार्ज है स्मॉल क्यू, पॉजिटिव चार्ज है। एक और प्लेट है यहाँ पर, उस पर -2 चार्ज है, और इसके बीच में एक प्लेट ली गई है, वो प्लेट फिलहाल अनचार्ज है, उस पर कोई चार्ज नहीं है शुरुआत में, और उसको एक स्विच के थ्रू कनेक्ट किया गया अर्थ के थ्रू। और क्वेश्चन ये है कि अगर हम इस स्विच को क्लोज कर देते हैं, जैसे हम स्विच को बंद करते हैं, फिर कितना चार्ज फ्लो करेगा इसके अंदर वो बताना है। यानी इस स्विच के रास्ते कितना चार्ज फ्लो करेगा, वो बाहर जाएगा या वो अंदर जाएगा, ये बताना है। क्लियर हुआ क्वेश्चन? तो अभी वीडियो को पॉज करो, एक बार क्वेश्चन खुद ट्राई करो, अगर होता तो बहुत बढ़िया, नहीं होता तो फिर देखो। तो इसमें क्या है, इसका चार्ज है +Q, और इंडक्शन से, क्योंकि वो उससे कॉन्टैक्ट में तो है नहीं, उसके सामने रखा गया है, तो अगर एक्चुअल कॉन्टैक्ट ना हो फिर इंडक्शन होती है। तो ये +Q चाहता है कि इसमें एक नेगेटिव चार्ज यहाँ इंड्यूस कर लिया जाए इस साइड पर, और -2Q चाहता है कि इसमें इस तरफ एक +2Q चार्ज इंड्यूस हो जाए। यानी वो जो बीच की प्लेट है उसके इस साइड पर -Q चार्ज इंड्यूस होने के लिए फोर्स लग रही है, और इस तरफ +2Q चार्ज इंड्यूस होने के लिए फोर्स लग रही है। लेकिन परेशानी ये हो गई कि जब तक ये स्विच से कनेक्टेड नहीं है, मतलब अनकनेक्टेड है, ओपन है स्विच हमारा, तब तक नेट चार्ज जो है, इसमें नेट चार्ज का जो फ्लो है वो आ नहीं सकता, क्योंकि ओवरऑल इस बॉडी को न्यूट्रल रहना है, कोई नेट चार्ज का सोर्स हमारे पास नहीं है, तो बॉडी चार्ज नहीं हो सकती। अगर इस तरफ -Q आता है, इस तरफ +2Q आता है, तो इस पर एक ओवरऑल चार्ज बन जाएगा, वो चार्ज इंड्यूस तो हो सकता है लेकिन एक्स्ट्रा नहीं आ सकता। जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव होगा, तो उतना ही रहना था, लेकिन अभी वो इसमें इसलिए हो नहीं पाएगा। अगर हम जैसे ही स्विच क्लोज करते हैं, स्विच क्लोज करते ही फिर क्या होगा, फिर इसके पास एक एक्सटर्नल सोर्स बन गया जो चार्ज सप्लाई कर सकता हो। अर्थ एक ऐसा हमारे पास चीज़ है जो पॉजिटिव चार्ज या चार्ज दे भी सकती है और चार्ज ले भी सकती है जितनी ज़रूरत हो। तो फिर अर्थ इसको उस जो कॉन्फ़िगरेशन जो ये बनाना चाह रहा था उसमें हेल्प कर देगी, या यूँ समझ लो कि इस केस में बैटरी काम करेगी, इसको वो चार्ज सप्लाई कर देगी। तो कितना नेट चार्ज बनेगा, -Q इधर, +2Q इधर, ओवरऑल इस पर कितना चार्ज आया है, +Q। वो कौन किसने दिया है, वो अर्थ ने दिया है, इसलिए स्विच के थ्रू कितना चार्ज फ्लो होगा, इसमें से +Q चार्ज फ्लो होगा। तो ये था पहला न्यूमेरिकल जिसमें हमको चार्ज इंडक्शन बतानी थी। क्लियर? अब एक और दूसरा न्यूमेरिकल उठाया मैंने, ये बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल है, ये आपको चार्ज इंडक्शन सिखाएगा। चार्ज किस तरीके से इंड्यूस होता है, कहाँ से चार्ज किस रास्ते से आता है, ये उसके बारे में हमको बताएगा। ठीक, तो जानते हैं कि इससे किस तरीके से चार्ज इंड्यूस होता है। अभी देखो समझते हैं इसमें क्वेश्चन क्या है, पहले तो वो क्लियर करते हैं। इसमें कैपेसिटर था 1 माइक्रो कूलम का, 1 माइक्रो कूलम का एक कैपेसिटर था, उसे 100 वोल्ट से चार्ज कर दिया गया, उसे 100 वोल्ट से चार्ज कर दिया गया, और उसके बाद उसे एक अनचार्ज 2 माइक्रोफैरड कैपेसिटर के साथ इस तरह सर्किट में जोड़ा गया है। यानी इसकी इधर वाली प्लेट किसी के साथ भी कनेक्टेड नहीं है, जबकि उधर वाली प्लेट इस कैपेसिटर के साथ कनेक्टेड है। और क्वेश्चन आपसे है कि फाइनल स्टेट में, यानी स्टेडी स्टेट में, इन दोनों पे कितना चार्ज रहेगा। तो वीडियो को फिर से पॉज करो, अपना क्वेश्चन ट्राई करो, अगर हो जाता तो बहुत बढ़िया, नहीं होता फिर मुझे सुनो। तो मैं अब सोल्व कर रहा हूं इसको। देखो इससे हमको ये क्लियर होगा कि चार्ज दरअसल इंड्यूस या डिस्ट्रीब्यूट होता कैसे है। ठीक, कौन सा चार्ज कहाँ से कहाँ जाता है। अगर हम नॉर्मल बैटरी से देखें तो बैटरी में अगर चार्ज कहाँ से आया, किस तरीके से आया, क्या उसका मोड था, अगर उस पॉइंट को समझते हैं तो देखो, मान लो हमारे पास बैटरी है, बैटरी की जो पहले प्लेट को चार्ज देती है, बैटरी जो पहली प्लेट को चार्ज देती है, वो चार्ज दरअसल बाय कंडक्शन आता है। यानी बैटरी से चार्ज जो इस प्लेट तक पहुंचा, उसके जो मोड था, वो मोड क्या था, कंडक्शन। तो पहली प्लेट पे चार्ज कंडक्शन से गया, उसके बाद क्या हुआ, वो चार्ज इस तरफ दिख जाता है, इस तरफ पहुंच जाता है, और वो चार्ज दूसरी प्लेट पे चार्ज इंड्यूस करता है। यानी इस वाली प्लेट पे जो नेगेटिव चार्ज आया है उसके पीछे की वजह क्या थी, इंडक्शन। वो चार्ज इंडक्शन के कारण से हुआ है, और उसी इंडक्शन की वजह से इसमें पीछे क्या हुआ, एक पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है, मतलब इसके पीछे भी क्या है, इंडक्शन। तो ये चार्ज बाय कंडक्शन आया, ये चार्ज बाय इंडक्शन आया। क्यों? क्योंकि इस प्लेट में और इस प्लेट में एक्चुअल कांटेक्ट नहीं है। जब एक्चुअल कांटेक्ट नहीं होता तो चार्ज के पीछे रीजन क्या होता है, इंडक्शन। जबकि इस प्लेट का बैटरी से डायरेक्ट कांटेक्ट था, तो वहां पे क्या होता है, बाय कंडक्शन। तो ये चार्ज यहां से किस तरीके से गया, बाय कंडक्शन गया। अब इंडक्शन से यहां पे आया, और उसी इंडक्शन की वजह से
ये चार्ज पॉजिटिव पीछे आ गया, और अब जो पॉजिटिव चार्ज दूसरी प्लेट के पीछे आया है वो बाय कंडक्शन क्योंकि वो कनेक्टेड है बैटरी के साथ दूसरे टर्मिनल से, और बाय कंडक्शन वो चार्ज कहाँ पहुंच जाता है, बैटरी के अंदर पहुंच जाता है। तो समझ में आया कौन सा चार्ज इंडक्शन से आ रहा है, कौन सा चार्ज कंडक्शन से आ रहा है। तो यहाँ भी वही हुआ, जब इसको चार्ज किया हमने, अब इसको क्या किया हमने, काट दिया ऐसे यहाँ से बीच में से, और इसको लेकर के आए यहाँ पर इस बीच में। तो अभी फिलहाल हमारे पास ये कैपेसिटर की इस प्लेट पे एक पॉजिटिव चार्ज है और कैपेसिटर की इस प्लेट पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अब ये दोनों किस वजह से है, इसको भूल जाओ, अब आगे क्या होगा उसको देखते हैं। तो हमारी इस प्लेट पे एक पॉजिटिव चार्ज आ गया और इस प्लेट पे एक नेगेटिव चार्ज आ गया। क्लियर? इसमें बताना क्या था आपको कि ओवरऑल चार्ज फाइनल स्टेट में किस दोनों पे कितना कितना रहेगा। तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये नेगेटिव चार्ज इस प्लेट के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में है, तो इससे आगे ये जाएगा तो बाय कंडक्शन जाएगा। इसमें ये भी करके दिखाता हूं। मान लो अगर इसमें एक नहीं दो कैपेसिटर होते तो फिर क्या होता, तो फिर जो ये चार्ज जिसको बैटरी ले गई थी ये कंडक्शन से फिर बैटरी में ना जाता, ये कंडक्शन से इस प्लेट पे जाता, यानी ये प्लेट कंडक्शन की वजह से फिर से क्या होती, पॉजिटिवली चार्ज हो जाती, और वो यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज इंड्यूस कर लेती, और फिर एक पॉजिटिव चार्ज उसके पीछे इंड्यूस होता, और वो पॉजिटिव पीछे से कंडक्ट कर जाता कहाँ पर, बैटरी में। तो एक चार्ज कंडक्ट होता है फिर इंड्यूस होता है, दूसरा इंड्यूस फिर कंडक्ट होता है फिर आगे इंड्यूस होता है। इस तरीके से चार्ज की वेरिएशन चलती है। अगर आप ये तरीका समझ गए, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझ गए, आगे काम बड़ा आसान हो जाता है। तो अब बैटरी से ये चार्ज अगर यहाँ पे जाना चाहेगा तो उसके पीछे कंडक्शन ही हो सकती है, लेकिन इसके इधर कोई चार्ज नहीं है। बैटरी के इस पॉजिटिव ने उस नेगेटिव को तो अपने साथ बांध लिया, चिपका लिया, मतलब ये पॉजिटिव के साथ ये नेगेटिव चिपका हुआ है। इसके पीछे कोई पॉजिटिव चार्ज है नहीं जो आगे जा सके, इसलिए यहाँ पर ऐसा कोई चार्ज नहीं है जो कंडक्ट हो सके और इस प्लेट तक जा सके। तो इस प्लेट को कुछ भी मिलने वाला नहीं है। क्लियर पॉइंट? इस प्लेट को इधर से कुछ भी हासिल नहीं होगा, और क्योंकि इस पे कोई चार्ज नहीं है, इस प्लेट पे क्योंकि कोई चार्ज नहीं आ रहा है, तो इस कैपेसिटर पे चार्ज ना होने की वजह से ये इस पे कोई पोटेंशियल भी नहीं आ रहा है। अगर बाई चांस ऐसा रहा होता कि इधर से इस पे कोई चार्ज आ जाता और इस पे कुछ पोटेंशियल आया था, तो उस पोटेंशियल को जीरो करने की वजह से फिर शायद हो सकता चार्ज इधर उधर से कहीं फ्लो कर जाता, लेकिन अभी तो वो भी नहीं हुआ। क्योंकि क्या हुआ इसमें कि इस तरफ कोई चार्ज नहीं गया, ये चार्ज इस चार्ज ने बांध रखा है, तो इस ये नेगेटिव चार्ज जो इस प्लेट पर है अब ये कंडक्ट नहीं हो सकता इस प्लेट तक, क्योंकि उस पर फोर्स लग रही है इंडक्शन की, उसने वहां पर उसको पकड़ा हुआ है। इसलिए ओवरऑल चार्ज इस कैपेसिटर पे क्या रहा, जीरो। तो स्टेडी स्टेट में भी स्टेट यही रहेगी, फाइनली भी इस पे कितना चार्ज रहेगा, 100 माइक्रोकूलम, क्योंकि C इंटू वी यही चार्ज होता है, तो उस पर 100 माइक्रोकूलम रहेगा और इस पे चार्ज कितना रहेगा, जीरो। तो ये फाइनल स्टेट में दोनों की कंडीशन आएगी, उस पर 100 कूलम चार्ज रहेगा, इस पे जीरो रहेगा। तो उम्मीद है इसमें आपको समझ में आया किस तरीके से चार्ज इंडक्शन होती है। ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया लेवल क्वेश्चन था कि चार्ज इस केस में कितना बनता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। क्लियर? ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब जो थर्ड क्वेश्चन मैंने लिया उसको भी समझते हो क्या है। ये थर्ड क्वेश्चन आपको समझाएगा कि किस तरीके से सीरीज पैरेलल को हम पहचानते कैसे, सीरीज पैरेलल होता क्या है। अभी देखो इसमें क्या है कि हमारे पास एक कैपेसिटर यहाँ लगा हुआ है, एक ऐसे 4 कैपेसिटर लगा रखे हैं। इस कैपेसिटर का दूसरा एक प्लेट को अर्थ किया गया है, इस कैपेसिटर की भी एक प्लेट को अर्थ किया गया है, यानी दोनों एक साइड से अर्थ किए गए हैं। यहाँ पे 2 पॉइंट दिए गए हैं, इस जंक्शन पे और इस जंक्शन पे, इसको A कहा गया है, इसको B कहा गया है। क्वेश्चन आपसे ये है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी बनेगी अक्रॉस A एंड B। तो आपको इसको सोल्व करना है, वीडियो पॉज करो, फिर से ट्राई करो, अगर हो जाता तो बहुत बढ़िया, नहीं तो फिर मुझे सुनो। अब इसमें इक्विवेलेंट बताना है A एंड B, और ऐसे देखने में लग रहा है शायद सर्किट कहीं से इनकम्प्लीट है, तारें पूरी तरीके से जुड़ी हुई नहीं नजर आ रही हैं, लेकिन फिर इस मतलब को समझो। अगर ये अर्थिंग है तो इसका वोल्टेज कितना है, जीरो, इसका वोल्टेज भी कितना है, जीरो। अगर मैं दोनों को आपस में जोड़ दूं इमेजिनरी वायर से तो क्या फर्क पड़ जाएगा, कुछ भी नहीं, उसमें कुछ चलेगा थोड़ी ना। आप जितनी मर्जी तारें यूज कर सकते हो, जब तक वो पोटेंशियल ना चेंज करती हो, चार्ज के फ्लो को डिस्टर्ब ना करती हो, तब तक आप उसमें वायर्स को हटा सकते हो, वायर्स को लगा सकते हो अपने हिसाब से, जब तक वो पोटेंशियल ना चेंज करती हो और चार्ज के फ्लो को डिस्टर्ब ना करती हो। तो अब सर्किट थोड़ा कंप्लीट सा लग रहा है। अब A और B के बीच में बताना है, जिसके बीच में बताना है वहां पर एक इमेजिनरी बैटरी मान लो कि A और B के बीच में अगर हमसे पूछा जा रहा है तो मैं यहां पर एक बैटरी मान लेता हूं। अब ये हमारे पास सर्किट थोड़ा सा कंप्लीट हो गया। अब लग रहा है कि इसमें कुछ कुछ ठीक ठाक है। अब ढूंढना है सीरीज, तो ये और ये सीरीज में दिख रहे हैं। अच्छा देखो सीरीज के बारे में बता दूं, सीरीज की पहचान कैसे होती है।
एक तो तीन तरीके हैं इसको पहचानने के। पहला तो जो आपको बताया जो बेसिक है, अगर वही चार्ज सेम चार्ज एक कैपेसिटर से होकर के दूसरे में पहुंचे, जैसे यहाँ पे देखा था हमने, एक में इंडक्शन फिर कंडक्शन, फिर अगर ऐसे वही चार्ज आगे बढ़ता जा रहा है सेम चार्ज, तो वो कहलाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज का मतलब ये है कि एक के बाद एक, यानी चार्ज के लिए एक के बाद एक चीज आ रही है, तो वो बनता है सीरीज कॉम्बिनेशन। ये तो इसकी एक्चुअल डेफिनेशन है। एक और होता है जो काफी हद तक काम कर जाता है, जिसको बोलते हैं हम एंड टू एंड कनेक्शन, मतलब एक एंड के बाद दूसरा एंड जुड़ा होना, जैसे चेन बनती है, कड़ी जैसे बनती है, तो उसको भी कह देते हैं हम सीरीज कॉम्बिनेशन। तो वो भी काफी हद तक आपको दिख जाएगा। एक और तीसरा मेथड भी होता है जिसको हम थोड़ा बहुत तिगड़मबाजी बोलते हैं। तो वो थोड़ी तिगड़मबाजी से समझते क्या है वो, अगर किसी दो चीजों का एक वोल्टेज सेम बने और उन्हीं दोनों चीजों का दूसरा वोल्टेज डिफरेंट बने, तो फिर भी वो सीरीज बन जाता है। अगर एक वोल्टेज सेम बने दूसरा वोल्टेज डिफरेंट बने, तो भी वो सीरीज बन जाता है। बस उसकी कंडीशन है, वो जो सेम बन रहा है उसके बीच में कोई जंक्शन नहीं होना चाहिए। अगर कोई जंक्शन हो गया फिर सीरीज की बात नहीं हो सकती। सीरीज की बात तब तक हो सकती है कोई जंक्शन उसके बीच में ना आए। ऐसे करके दिखाता हूं। मान लो मैं यहां से बैटरी लगाई हमने, इसका वोल्टेज मान लेते हैं V1, इसका वोल्टेज मान लेते हैं V2। तो ये टर्मिनल V1 वोल्टेज पे है, ये टर्मिनल V2 वोल्टेज पे है। तो ये प्लेट कितने पे हुई, V1 वोल्टेज पे हुई। ये प्लेट कितने पे हुई, V2 वोल्टेज पे हुई। दूसरी प्लेट कितने पे है, ये भी 0 पर और ये भी कितने पे है, 0 पर। तो ये जो दो कैपेसिटर है हमारे, इन दोनों की एक प्लेट सेम है, 0 0 पर है, और दूसरी प्लेट डिफरेंट पर है, इसकी V1 और इसकी V2। तो ये क्या बन जाता है, सीरीज। लेकिन बाई चांस अगर ऐसा होता कि यहां से कोई और तार निकल के कहीं और जा रही होती, तो फिर बन जाता है ये जंक्शन, और जंक्शन में फिर हम सीरीज पैरेलल की बात नहीं कर सकते। वहां पर भी डेफिनेशन तो यही चल रही है, वोल्टेज फिर भी दोनों का सेम है, एक और एक डिफरेंट है, लेकिन फिर आप उसको सीरीज नहीं बोल सकते। ये पॉइंट याद रखना। अगर जंक्शन ना हो तो फिर आप ये डेफिनेशन भी लगा सकते हो, एक वोल्टेज सेम होना, दूसरी वोल्टेज डिफरेंट होना। और अगर बाई चांस दोनों साइड सेम हो जाए, मतलब दूसरी वोल्टेज भी इनकी सेम रही होती बाई चांस, फिर बन जाता है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्लियर पॉइंट। तो ये सीरीज की तीन पहचान थी जिससे आप सीरीज पहचान सकते हो, और कोई तरीका नहीं है। आपको कभी इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं मिलेगा देखने को कि इसमें सीधा नजर ही आ रहे हो कि एक के बाद एक के बाद जुड़ा हुआ हो। इतना सीधा क्वेश्चन शायद ही कहीं मिले। अगर वो इतना सीधा पूछ रहे हैं, फिर वो कंपटीशन क्या हो, वो सब हर बच्चा कर देगा, फिर आगे उसमें रेस क्या रह गई वो। क्लियर। तो अभी इसको करते हैं, सोल्व करते हैं। तो अभी दिख रहा है कि 2 और 2 किस में हो गए, फिर हमारे सीरीज में हो गए, और 2 और 2 का सीरीज कितना बन जाएगा, 1। तो 2 और 2 सीरीज में हो गए। अब देखो ये जो 2 है और ये वाला जो 2 है, इनकी हालत वही बन रही जो मैं पहले कह रहा था। इसका ये वाला V1 पे, क्योंकि वही बैटरी यहां जुड़ रही है, इसका ये वाला भी कितने पे, V1 पे। यानी इन दोनों का एक प्लेट सेम वोल्टेज पे, दूसरी भी सेम वोल्टेज पे, यानी दोनों वोल्टेज अगर सेम बन रही हो, दोनों एंड कंडीशन अगर सेम बन रही हो, तो बन जाता है वो पैरेलल। तो ये दो और ये दो तो पैरेलल हुए, लेकिन इन दोनों का जो नेट आएगा 1 जो बनेगा, उसकी हालत भी एक जैसी है। देखो इन दोनों की ये प्लेट कट जाएंगी, एक ही बन जाएगा। तो इसका जो नेट बनेगा 1, उसकी एक सिरा कहाँ जुड़ेगा, V1 पे, दूसरा कहाँ जुड़ेगा, V2 पे। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा उसकी एंड कंडीशन वही हो जाएंगी V1 V2 वाली, यानी तीनों का जो पोटेंशियल है वो सेम बन जाएगा, और फिर क्या बन जाएगा हमारा, पैरेलल कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो 1 2 2 यानी 5 माइक्रोफैराड बनेगा इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस। क्लियर पॉइंट। ये था हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ढूंढते हैं। तीसरा न्यूमेरिकल था। अब चौथा न्यूमेरिकल देखो, एक और है, ये बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल है, फिर से बहुत अच्छी चीज़ है, आपको और कुछ नए चीज़ें समझ में आएंगी इसके अंदर। पहले क्वेश्चन क्या बताता हूँ। तो हमारे पास 2 कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल थे। स्फेरिकल शेल जब तक बोला ना जाए उसको हम थिन मानते हैं। अगर शेल के बारे में, थिकनेस वगैरह के बारे में नहीं बात की गई है, तो शेल को हम थिन मानते हैं कि उसकी जो थिकनेस, अपनी मोटाई है, वो कुछ नहीं है। तो ये 2 स्फेरिकल शेल है हमारे पास, थिन स्फेरिकल शेल है। इसमें अंदर वाले का रेडियस कैपिटल R है, बाहर वाले का रेडियस कैपिटल 2R है। क्लियर। और अंदर वाले पे चार्ज कैपिटल Q है, बाहर वाले पे चार्ज कैपिटल 2Q है। अब क्वेश्चन आपसे ये था कि अगर मैं इसको अंदर वाले को बाहर वाले के साथ एक कनेक्टिंग वायर से जोड़ दूं, अगर अंदर वाले को बाहर वाले से कनेक्टिंग या कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया जाए, तो बाहर वाले के वोल्टेज पे कितना चेंज आएगा। यानी अगर बाहर वाले का पोटेंशियल पहले V1 था और अब अगर वो V2 हो गया है, तो V1 माइनस V2 कितना रहेगा। ये था आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फिर से वीडियो पॉज करो और उसको ट्राई करो, अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं हो तो फिर मुझे सुनो। तो देखो इसमें क्या हो रहा है। अच्छा कुछ और बातें इसके बारे में बताता हूँ। अब आपको लग सकता है कि ये प्लस Q चार्ज यहाँ इंड्यूस
कुछ करेगा और ऐसा करने से यहाँ पे -3 की कुछ वगैरह हो जाएगा, क्योंकि इंडक्शन भी अक्सर होती तो है, तो आपको लग सकता है। लेकिन ये एक्सपीरियंस है क्वेश्चन को करने के साथ, जो मुझे मिला है, आप भी सीख सकते हो कि अगर वो शेल थिन हो, पतला सेल अगर वो होता है, उस केस देखो इंडक्शन तो होती ही है, चाहे वो थिन हो चाहे वो थिक हो, इंडक्शन तो होती ही है। लेकिन अगर वो थिन शेल हो तो इंडक्शन से पोटेंशियल पे कोई खास चेंजेस नहीं मिलते। इसीलिए हम जब थिन शेल की बात करते हैं तो इंडक्शन इग्नोर कर देते हैं, लेते नहीं। करके दिखाता हूं। मान लो मैं यहां पर ही एक इसको इंडक्शन देखूं प्लस क्यू की, क्योंकि अंदर वाला चार्ज ही बाहर वाले के अंदर इंड्यूस करता, बाहर वाला अंदर इंड्यूस कभी नहीं करता। तो इसने क्या किया, यहां पे -Q चार्ज इंड्यूस कर दिया सपोज, और +Q चार्ज भी इंड्यूस होगा बाहर की तरफ। अभी बाहर उसके बाहर वाले पे जो उसका खुद का चार्ज था वो मैं इग्नोर कर रहा हूं, मैं सिर्फ वो चार्ज दे रहा हूं जिसने अंदर वाले ने इंड्यूस किया, -Q और +Q। तो ये -Q और +Q इतना करीब करीब है थिन होने की वजह से कि उन दोनों के पोटेंशियल का कंट्रीब्यूशन किसी भी जगह पे देखोगे सेम आएगा, और क्योंकि चार्ज अपोजिट है वो कट जाएगा, इसलिए कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। अगर मैं एक सेंटर लेके दिखाता हूं, ये कितना बनेगा, -KQ/2R, इसका कितना बनेगा, +KQ/2R, कट गया। इसीलिए थिन शेल में इंडक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सारी बातें प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है, जो आप खुद न्यूमेरिकल करके सीखोगे तो आपके ज़्यादा याद रहेंगी, ज़्यादा काम आएगी। इसलिए जितना ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर सकते हो उतना बढ़िया। जो मैंने कर दिया वो आप पे खास काम नहीं आएगा। तो पॉइंट समझ में आया अभी। थिन शेल में इसीलिए इंडक्शन को हम इग्नोर कर देते हैं। थिक रहेगा तो थिक में हमको दिख जाता है अलग से, फिर फर्क पड़ता है उसका, थिक वाले में इंडक्शन का फर्क पड़ जाता है, लेकिन वहाँ पे फिर हम लेते भी हैं। वैसे कुछ मोटाई बोलते वो तो फिर लेते भी, अभी नहीं ले रहे हैं क्योंकि कोई फर्क तो पड़ना नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे इंडक्शन इग्नोर की। फिर अब चलते हैं क्या हो रहा है। तो इसका पहले बाहर वाले का पोटेंशियल निकालते हैं क्या होगा। अगर आप बाहर वाले का पोटेंशियल निकालोगे तो कितना बनेगा, K कैपिटल 2Q/2R, बाहर वाले की वजह से प्लस अंदर वाले की वजह से K कैपिटल Q/2R। क्यों आया, देखो इसके तो वो बाहर हो गया, तो डिस्टेंस कौन सा पुट हुआ, जहां की बात हो रही है, और इसके वो ऊपर ही होगा, तो डिस्टेंस कौन सा पुट होगा, इसकी सरफेस वाला। अंदर पुट करते, अंदर पूछते तो फिर सरफेस वाला ही पुट होता। तो सोल्व करोगे तो कितना आ रहा है, इसे कट गया, ये 3KQ/2R आ रहा है, 3KQ/2R। तो ये पोटेंशियल बना V1, यानी पहले से पोटेंशियल था V1। अब अगर इसको आप कनेक्ट कर दो तो क्या होगा, देखो ये एक चीज होती है वेन डी ग्राफ जनरेटर, आपकी बुक में दिया भी होगा, वो वैसे तो सिलेबस से कट गया है पर कॉन्सेप्ट तो उसका यूज होता है। ये कोई इतनी भारी चीज भी नहीं थी। कॉन्सेप्ट देखो क्या था, अगर आप इसको जब भी रखोगे, इसमें कुछ भी चार्ज रखो, इस पर कुछ भी चार्ज रखो, इस पर कुछ चार्ज रखो, इस पर भी कुछ भी चार्ज रखो, अंदर वाले पे चाहे कितना भी छोटा चार्ज हो, चाहे 1 इलेक्ट्रॉन ही हो इस पे अंदर वाले पे, फिर भी पोटेंशियल अंदर वाले का ज्यादा बनेगा जब तक चार्ज इस अंदर वाले पे रहेगा। तो क्योंकि देखो इसका कंट्रीब्यूशन, अगर हम इस स्फेरिकल जो मैं बात बता रहा हूँ उसको समझना, उसका क्या है, अगर हम बाहर वाले का कंट्रीब्यूशन देखें तो उसका अपनी सरफेस पे तो जो है सो है, लेकिन उसका अंदर वाली पे पोटेंशियल वही है जो उसकी सरफेस पे होता है, यानी उसका डिस्टेंस बड़ा पुट हो रहा है डिनोमिनेटर में। लेकिन अंदर वाला एक दोहरी नीति खेल रहा है। मतलब इसका तो क्या है, ये तो बड़ा साफ सुथरा इंसान है, ये क्या करता है, जो इसकी सरफेस का वही अंदर का, तो इसने कोई दोगलेबाजी नहीं की, कोई इसने दिक्कत नहीं की अंदर वाले के साथ। लेकिन अंदर वाले ने की, उसका क्या है, उसका अपने ऊपर तो पोटेंशियल ज़्यादा, क्योंकि उसका डिस्टेंस तो छोटा बनता है, लेकिन बाहर वाले पे पोटेंशियल कम। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो दोनों को बराबर कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है, लेकिन ये कंट्रीब्यूशन खुद को ज्यादा दे रहा है और बाहर वाले कम दे रहा है। इसीलिए क्या होगा, जो इसका है वो तो इसको मिलना ही है, लेकिन जो इसका है इसको वो सारा नहीं मिलना है। इसीलिए पोटेंशियल का अगर नेट जोड़ आप देखोगे तो हमेशा इसका ज़्यादा आएगा जब तक इस पर कुछ चार्ज रहेगा। और पोटेंशियल जहाँ ज़्यादा होता है वहाँ से चार्ज फ्लो करके जाता है हाई से लो तक। तो कब तक पोटेंशियल ज़्यादा रहेगा, जब तक अंदर वाले पे चार्ज रहेगा। तो ये कब तक फ्लो करेगा चार्ज, जब तक अंदर वाला खाली ना हो जाए। इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करते हैं वेन डी ग्राफ जनरेटर में। यही होता है वेन डी ग्राफ जनरेटर, चार्ज क्रिएट करना। मतलब आप अंदर वाले को थोड़ा थोड़ा चार्ज देते रहते हो, वो सारा आउटर सरफेस पे पहुंच जाता है। तो ठीक उसी कॉन्सेप्ट के आधार पे अंदर वाला स्फीयर पूरा खाली हो जाएगा, सारा चार्ज कहाँ इकट्ठा हो जाएगा, बाहर वाले पे। यानी इस पे +2Q था, उस पर Q था, और अब इकट्ठा अगर जोड़ देने के बाद, क्योंकि अब उसको रास्ता मिल गया, देखो यहाँ पे कोई रास्ता नहीं जाने के लिए चार्ज के पास, कनेक्टिंग वायर ने वो रास्ता दे दिया। अब वो चार्ज जो अंदर था, क्योंकि उसका पोटेंशियल ज़्यादा था, वो सारा कहाँ पहुंच गया, बाहर। या यूं भी समझ, एक पोटेंशियल से तरीका था जो मैंने बताया, एक और तरीका भी है। चार्ज देखो बना किससे हुआ, इलेक्ट्रॉन से,
उनकी आपसी रिपल्शन तो है ना, तो वो दूर जाना चाहते हैं। पहले जा नहीं पा रहे थे क्योंकि आगे कोई रास्ता नहीं था, अब उनको रास्ता मिलेगा, सारे कहाँ चल जाएंगे, दूर। और सबसे दूर वाला केस क्या बन सकता है, सरफेस पे पहुंच जाओ। तो सारे कहाँ पहुंच गए, सरफेस पे। अब सरफेस चार्ज कितना हो गया, 3 तो अगर आप कनेक्टिंग वायर से जोड़ते हो तो अंदर वाले स्फीयर का सारा चार्ज कहाँ पहुंच जाएगा, बाहर। तो अब अगर मैं इस पर पोटेंशियल देखूँ तो इस पर तो कुछ है नहीं चार्ज, इसकी वजह से आएगा, वो भी कितना बनेगा, 3kq/2r, यानी वही आ गया जो पहले आया था, यानी v1 v2 क्या है, इक्वल है। तो क्वेश्चन था कि पोटेंशियल में कितना चेंज आएगा, तो कोई चेंज नहीं आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, 0। ये एक और कॉन्सेप्ट था जो हमने सीखा कि अंदर वाले पोटेंशियल हमेशा ज़्यादा रहता है अगर उस पर कोई चार्ज हो। तो जब तक चार्ज है अंदर वाले का पोटेंशियल ज़्यादा होगा, मतलब किसी भी सिचुएशन में अंदर का पोटेंशियल बाहर वाले से कम तो हो ही नहीं सकता। ज़्यादा हो सकता है, कम तो कभी नहीं हो सकता, मैक्सिमम क्या हो सकता है, उसका बराबर ही हो सकता है, उससे ज़्यादा तो, उससे कम तो कभी नहीं हो सकता। वो क्लियर पॉइंट, मिनिमम उसके बराबर हो सकता है। तो क्लियर पॉइंट ये था हमारे पास 4 न्यूमेरिकल जो भी हमने देखे। अब एक दो और देखते हैं। तो ये 2 न्यूमेरिकल और मैंने लिए हैं, दोनों आपको 4 डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह के बारे में क्लियर करेंगे। तो पहला न्यूमेरिकल समझते हैं क्या हो रहा है। इसमें क्या है, 4 प्लेट्स हमारे पास ABCD, 4 प्लेट्स हैं इक्वली स्पेस्ड जैसे भी रखी गई हैं। स्पेसिंग से आप मतलब फर्क पड़ता ही नहीं है कि इंडक्शन से होना है, जो भी होना है। तो ये 4 हमारे पास प्लेट हैं, इसमें से B प्लेट के ऊपर Q1 चार्ज है, B प्लेट के ऊपर Q1 चार्ज है, और जो D प्लेट है उस पर भी Q2 चार्ज है। क्वेश्चन आपसे वैसे तो ये है कि भाई इसके आउटर साइड पे, मतलब इसकी बाहर वाली साइड पे कितना चार्ज आएगा, वो चार्ज की वैल्यू आपको बतानी है कि इसके इधर कितना चार्ज आता है, वो चार्ज की वैल्यू बतानी है। इसके इधर बता दो, इसके इधर बता दो, कितना चार्ज आएगा वो बताना है। तो बंद करके एक बार ट्राई करो, और नहीं तो मुझे सुनो। देखो क्या केस है। अब हमको पता है कि इंडक्शन होगी, और इंडक्शन क्या करेगी, चार्जेस को तो इक्वल रखेगी और अपोज रखेगी। तो अगर मैं इस पे बात करूँ, मैंने कुछ लेट कर लेते हैं। इसके इधर वाली साइड पे हम मान लेते हैं चार्ज कोई Q3 है, मैंने नया वेरिएबल माना Q3 है। तो इसके इधर वाली प्लेट पे चार्ज कितना होगा, -Q3 होगा। इसके इधर वाली प्लेट पे चार्ज मान लेते हैं Q4 है, और इसके इधर वाली प्लेट पे कितना चार्ज रहेगा, -Q4। कहाँ से आ रहा है, इंडक्शन की प्रॉपर्टी है, इक्वल एंड अपोजिट इंड्यूस होता है। तो इसके इधर वाली साइड पे मान लेते हैं चार्ज है Q5, और इसके इधर वाली साइड पे चार्ज मान लेते हैं -Q5, और यहाँ पर मान लेते हैं Q6, और यहाँ पर भी मान लेते हैं Q6। देखो ये दोनों चार्ज मैंने सेम क्यों माने, जब भी इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो वो होगा इसी तरीके से कि प्लेट के अंदर कुछ भी बने, उनकी आउटर साइड का जो चार्ज कॉन्फ़िगरेशन आएगी वो सेम आएगी। बाहर वाली साइड की, अंदर कुछ भी हो सकता है, मतलब इस प्लेट का, इस साइड का और इस साइड का चार्ज, मतलब अंदर का डिफरेंट हो सकता है, लेकिन फाइनल कॉन्फ़िगरेशन में बाहर वाला का पोटेंशियल जो चार्ज आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा, इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में होगा। क्लियर पॉइंट। तो अभी ये हमने 4 डिस्ट्रीब्यूशन मान लिया कि इतने तक हमारे पास वेरिएबल हैं। तो पहला तो ये और ये इक्वल होने चाहिए, वो पॉइंट हमने अज्यूम किया। अब देखो, अब आगे सिंपल प्रॉपर्टीज जो आपने सब जानते हो, चार्ज कंजर्वेशन वगैरह की, वो सब प्रॉपर्टीज उन्हीं को हम लगाएंगे। अब अगर मैं इस प्लेट पे आऊँ तो मुझे पता था पहले चार्ज कितना है, Q1, और नया चार्ज कितना आया, इसके इस प्लेट पे -Q3 और इस साइड पे Q4, और नेट सम मुझे पता है सेम ही रहेगा, क्योंकि किसी से जुड़ा हुआ नहीं है। अगर किसी से कनेक्टेड नहीं है तो ना तो चार्ज आ सकता, ना ही चार्ज जा सकता। तो चार्ज क्रिएट कैसे हुआ, फिर वो नहीं हो सकता। तो वहाँ से क्या बनेगा, Q4 -Q3 = Q1। कैसे आया ये, इस पे हमने चार्ज कंजर्वेशन की प्रॉपर्टी लगाई, और ठीक वैसी प्रॉपर्टी लास्ट वाले पे यूज़ करूँ तो बनेगा Q6 -Q5 = क्या हो जाएगा, वो Q2। ये भी गिवन था कि इस प्लेट पे इतना चार्ज है। अब और क्या क्या गिवन है कि ये तो पहले से अनचार्ज थी, अगर ये अनचार्ज थी तो कितना बन जाएगा, Q1 Q5 -Q4 = 0। देखो इसकी कुछ शॉर्टकट या ट्रिक्स भी देते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले, तो मैं उसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि शॉर्टकट ट्रिक्स किसी काम की नहीं होती। कॉन्सेप्ट पे आप रहो, कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आए तो बड़े से बड़ा न्यूमेरिकल सॉल्व होता है। तो ये हो गया हमारे पास। इस पे नेट चार्ज क्या रहा, 0 के अभी भी क्या रहना चाहिए, 0। ठीक उसी तरीके से अगर हम आते हैं इस लास्ट वाली प्लेट पे, तो वो कितना है, Q3, और एक साइड पे कितना है, Q6। तो वो भी कितना बनना चाहिए, टोटल 0 बनना चाहिए, क्योंकि वो भी पहले से क्या थी, न्यूट्रल थी। अब अगर इसको पूरे को चारों इक्वेशन हमारे पास, अगर आप इन सबको सोल्व कर लोगे तो आपके पास एंड रिजल्ट मिल जाएगा। कैसे सोल्व करना है आपको, Q3 अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ, मान लो 1 + 2 करता हूँ अगर मैं, तो 1 + 2 से मुझे पता है Q6 की जो वैल्यू, Q5 की जो वैल्यू है इस इक्वेशन से, 3 वाली इक्वेशन से ये पता चल रहा है Q5 और Q4 इक्वल हैं। Q5 और Q4 इक्वल है, तो ये भी इसको मैं Q4 लिख सकता हूँ। अगर आप इन दोनों को ऐड करो तो ये कट जाएगा, और रिजल्ट क्या मिलेगा, Q6
माइनस Q3 इन दोनों को जोड़ने पर इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 आ जाएगा, Q1 प्लस Q2 आ जाएगा। और अगर हम इस कंडीशन को भी यूज़ कर लें कि Q3 माइनस ऑफ Q6 के बराबर है, ये लास्ट में कंडीशन कह रही है, उसको यहाँ पुट किया जाए तो ये बनेगा 2 टाइम्स Q6 इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, यानी Q6 इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 बाई 2। ये तो 2 प्लेट पे चार्ज था, वो 3 पे दें, 4 पे दें, 5 पे दें, 6 पे दें, जितनी मर्जी पे दें, किसी पे दें किसी पे ना दें, सब तरीके के क्वेश्चन से सॉल्व हो सकते हैं। क्लियर पॉइंट। बहुत मतलब ये चीज़ें जो उसको दिक्कत करती हैं बच्चों को, तो वो मैंने आपको डिफरेंट टाइप के कॉन्सेप्ट यहाँ पे ले लिए। तो ये पहला था हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, ये 5वां क्वेश्चन था। अब आता है छठा क्वेश्चन, एक और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मेरे पास डाउट के रूप में आया था, इसको भी समझना। इसमें क्या है कि कैपेसिटर को चार्ज किया गया 156 वोल्ट से, उसको चार्ज किया गया। अब उसके पैरेलल में एक ऐसा कैपेसिटर लगाया गया है जिसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंसर्ट किया गया जिसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, अल्फा टाइम्स वी है। यानी उसके डाइलेक्ट्रिक की जो वैल्यू है वो खुद वोल्टेज पर डिपेंड करती है, वोल्टेज बढ़ेगा तो बढ़ती चली जाएगी। इसमें एक और बात थी, अल्फा की वैल्यू कही गई थी 1 वोल्ट इनवर्स बोला गया था, तो अल्फा की वैल्यू 1 दे रखी थी, तो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वेरिएबल है। तो ऐसे कैपेसिटर के साथ इसको पैरेलली अटैच कर दिया गया है, एक ऐसा कैपेसिटर जिसमें एक ऐसा डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है जो खुद वेरिएबल है, तो उसके साथ इसको पैरेलली अटैच कर दिया गया इस तरीके से। अब आपको यह बताना है इन दोनों का कॉमन पोटेंशियल कितना बनेगा। क्लियर। फिर से वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, और तब नहीं हो तो फिर मुझे देखना। तो मैं इससे आगे यहाँ पर ये सोल्व कर रहा हूँ। तो कंडीशन क्या है, फिर से वोल्टेज तो सेम होना चाहिए दोनों का, तो सेम वोल्टेज मैंने मान लिया कि सपोज फाइनल चार्ज इस पे Q1 है और इस पे फाइनल चार्ज Q2 है, तो दोनों के फाइनल चार्ज के हिसाब से दोनों की वोल्टेज फाइनल क्या बननी चाहिए, सेम। तो मान लेते हैं कि वो वोल्टेज फाइनल जो है वो V है, तो Q1 बाई C0 इसकी वोल्टेज इज इक्वल टू Q2 बाई एप्सिलॉन टाइम्स C0, क्या Q इज इक्वल टू एप्सिलॉन टाइम्स, ये एप्सिलॉन टाइम्स C0 आएगा। एप्सिलॉन के अलावा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट माना इसको, या K भी कह सकते हैं आप इसको K भी बोल सकते हो, जिसका K दिया हुआ था, ये चीज़ हमारी K है। K टाइम C0 हो जाता है ना, सिर्फ किससे मल्टीप्लाई हो जाता है, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो उसके हिसाब से कैपेसिटर क्या हो गया, सर K टाइम्स है। तो मैंने वो इक्वेशन यहाँ पे यूज़ किया क्योंकि उसका कैपेसिटर K टाइम्स है, सिर्फ उससे मल्टीप्लाई हो जाता है, तो वही मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। और इन दोनों की कॉमन वोल्टेज V है, ये हमने लेट कर रखा है। तो एक कॉमन वोल्टेज V, तो एक और इक्वेशन बन गई इसमें। अब देखो ये था, दूसरी इक्वेशन जो बन रही है वो एक नेट चार्ज तो कांस्टेंट रहना चाहिए। नेट चार्ज कितना है, दोनों का नेट चार्ज जो पहले चार्ज था उसके बराबर है। पहले चार्ज कितना था, C इंटू वी, यानी 156 C0, ये चार्ज पहले था। तो Q1 प्लस Q2 कितना बन गया, 156 C0 बन गया। अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेगा हम, तो Q1 कितना आ रहा है हमारे पास, इसको और इसको उठाया मैंने, तो कितना बन गए VC0। और अगर इन दोनों को उठाऊं तो Q2 कितना आ जाएगा, K टाइम्स VC0, और K हमारा खुद क्या है, अल्फा V है, तो ये अल्फा की वैल्यू 1 है, तो ये V² टाइम्स C0 बन गया Q2। क्लियर पॉइंट। इसको इस इक्वेशन में रख देते हैं दोनों को उठा करके, तो रिजल्ट बन जाएगा V टाइम्स C0 प्लस V² टाइम्स C0 इज इक्वल टू 156 C0। तो C0 कट गया, अब एक क्वाड्रेटिक बन गई V0 स्क्वायर प्लस V0 माइनस 156 इज इक्वल टू 0। अगर आप इसको सोल्व करोगे, दो रूट्स आएंगे इसके, एक -13 वैल्यू आएगी और एक आएगा +12, एक -13 वोल्ट आएगा, एक +12 आएगा। वोल्टेज की नेगेटिव नहीं है, इसकी वोल्टेज पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि एक की वोल्टेज अगर पॉजिटिव है तो वोल्टेज घट नहीं सकती, एनर्जी नेगेटिव में नहीं जाएगी, दोनों कुछ तो आएगी, पॉजिटिव तो कुछ आनी है। तो उसके हिसाब से आंसर क्या बनेगा, 12 वोल्ट। ऑप्शन में था भी 12 वोल्ट, -13 था भी नहीं, तो इसका आंसर बनेगा 12 वोल्ट। तो ये था हमारे पास दूसरा केस। तो ये कुछ अलग तरह के न्यूमेरिकल थे जो मैंने उठाए थे, इनमें से बहुत सारे सिमिलर क्वेश्चन आपको मिलेंगे इनके जैसे, तो उन सबको ट्राई करना, ये सारे सोल्व हो जाएंगे। क्लियर।